एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। प्यारे साथियों, आज हम लोग झारखंड टीजीटी जेएसएससी टीजीटी केमिस्ट्री का पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक से शुरुआत करेंगे, जिसका पहला चैप्टर जो कि बेसिक चैप्टर कहा जाता है पूरा का पूरा केमिस्ट्री का, वो है पीरियोडिक टेबल, या इसको हम लोग पीरियोडिसिटी भी कहते हैं। तो इस पीरियोडिसिटी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सिलेबस के हिसाब से नजर डाल लेते हैं। सिलेबस आपको इस साइड नजर आता होगा। सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, फिर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, फिर हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में चर्चा करना है, और फिर इलेक्ट्रो अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी बोला जाता है, और साथ ही साथ इसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो हम लोग गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के तैयारी में आपका एक छोटा सा भाई मदद करने के लिए आया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग हर एक उस लेवल को मेंटेन करते हुए चलेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। तो आप चीजों को डिटेल में और चीजों को बेसिक से लेकर जो जेएसएससी टीजीटी का लेवल होना चाहिए वहां तक चीजों को हम लोग लेकर जाएंगे एक एक करके। आप वीडियोस को देखिए और आपको पक्का गारंटी है कि आपको अच्छा लगेगा। चलिए थोड़ा चेक करते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग इनऑर्गेनिक का शुरुआत करें, पीरियोडिसिटी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी, जिसमें पीरियोडिसिटी में हम लोग जो सबसे पहला हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला चीज जो पढ़ेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको इससे अंदाजा लगना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल जो आज हमारे सामने है, वो पीरियोडिक टेबल एक बार में बनके तैयार नहीं हुआ, एक बार में बनके तैयार नहीं हुआ। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है, उसके बनने तक में, उससे भी पीछे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से उनके समय में जितने एलिमेंट्स मौजूद थे या जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, उनके हिसाब से उन्होंने पीरियोडिक टेबल में उनको सजाने का कोशिश किया, अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल बनाया। उन्हीं के बारे एक-एक करके पढ़ना है। ये इस हेडिंग को कल हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे, जिनका नाम हम लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए जब पढ़ते हैं हम लोग, वो थे डाबे-राइनर। और डाबे-राइनर आए और साथ ही साथ इन्होंने एक ट्राइड बनाया था। ट्राइड, भैया ट्राइड क्या होता है जरा चेक करेंगे। ट्राइड का मतलब होता है तीन। ट्राइड का मतलब होता है क्या होता है, तीन। सर तीन का क्या मतलब है? तीन का मतलब ये है कि इन्होंने अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स बनाया। मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक सेट बनाया और उस सेट में कितने एलिमेंट्स को रखे, 3। उसी को इन्होंने ट्राइड नाम दिया, जिसको हम लोग डाबे-राइनर का ट्राइड बोल रहे हैं, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। और बोला क्या इन्होंने कहा कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो सेकंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। मैं इसको लिख देता हूं, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ first element and third element will be equal to atomic mass of second element। इन्होंने ये कहा कि जो एवरेज होगा, क्या होगा, एवरेज किसका, एवरेज एटॉमिक मास का, किसका एटॉमिक मास, फर्स्ट वाले का और किसका, थर्ड वाले एलिमेंट का, वो क्या होगा भैया, इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ किसका, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट का। पहला और तीसरा का एटॉमिक मास के एवरेज ले लिए, वो सेकंड वाले के बराबर आ जाएगा। इसको अगर फॉर्मूला में देखना चाहें तो क्या होगा, एटॉमिक मास में शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा भैया, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट कैसे निकलेगा जरा चेक करेंगे। ये निकलेगा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। आप एवरेज इसी तरह तो निकालते हैं, अरे औसत बोलते हैं, औसत मीन कैसे निकालते हैं किसी चीज का मीन, उन दोनों को जोड़ दिया और जितना चीज को जोड़ रहे हैं उतना से उसको डिवाइड करेंगे, जितना चीज को जोड़ रहे हैं उतना से उसको डिवाइड करेंगे। 5 चीजों को जोड़ा जा रहा है, 5 चीजों को जोड़ा जाए तो डिवाइड कितना से करेंगे, 5 से, एवरेज निकल गया। तो पहला का और तीसरा का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, जो कि होगा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2, वो सेकंड के एटॉमिक मास के बराबर होगा।
ये कहा था डाबरआयनर ने। और डाबरआयनर ने इस तरीके से अपना एक ट्राइड दिया, और ट्राइड में इन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा सेट में। जैसा आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एग्जांपल इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिथियम को रखा, सोडियम और पोटेशियम, इस तरीके से। एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 19। अब आपसे एग्जाम में पूछता क्या है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाबरआयनर ट्राइड, डाबरआयनर का ट्राइड कौन सा है। तो आप एग्जाम्पल तो उतना सारा याद रख नहीं पाएंगे क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे इस तरह। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लाए आपको लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, कहानी खत्म। तो डाबरआयनर का ट्राइड को पहचानने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक में ध्यान से सुनेंगे ट्रिक को। ट्रिक ये है भैया, ट्रिक ये है कि डेल्टा जेड, डेल्टा जेड, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, जेड का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर, वो सेम आना चाहिए। और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। इस डेल्टा का मतलब चेंज, और इस जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। डेल्टा का मतलब चेंज और जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। मतलब आप हर एक 2 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का चेंज निकाल लीजिए। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे, चेंज कैसे निकाला जाता है, चेंज हमेशा फाइनल में से इनिशियल करके निकाला जाता है। आप जिस एज में हैं अभी, वो एज, और आप क्लास 10th में जो एज था, अगर उस एज का चेंज निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। आज के एज, प्रेजेंट एज जो आपका है, उसमें 10th क्लास में जो एज था उसको माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। अभी वाला फाइनल और 10th वाला इनिशियल मान के चलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, तो ये चेंज निकालना है, किसका चेंज निकालना है, एटॉमिक नंबर का। 80 का मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का चेंज निकालेंगे और वो सब में सेम आ जा रहा, इसका मतलब वो है कि डाबरआयनर का ट्राइड होगा। कि सर इतना ही नहीं, एक चीज और आप चेक करेंगे, एक चीज और दूसरा नंबर में चेक करेंगे, वो सेम ग्रुप के होने चाहिए, वो सेम ग्रुप के होने चाहिए। ठीक है, इतना चीज आपने याद रख डाला तो आपका लाइफ झिंगालाला, चीजें आसान होते चली जाएंगी। इतना सारा चीज आप याद रख दीजिए। ठीक है, सेम ग्रुप के होने चाहिए, डेल्टा जेड सेम आना चाहिए, सेम ग्रुप का मे भी आपको दे दे या नहीं दे, तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि सेम ग्रुप का है कि नहीं है। ठीक है, जरा अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे क्या डाबरआयनर का ट्राइड है कि नहीं है, जरा चेक करेंगे। यहाँ पे चेंज निकाल लीजिए, जरा यहाँ पे चेंज निकालते हैं हम लोग, इन 2 एलिमेंट्स का चेंज निकालिए। तो यहां पे अगर डेल्टा जेड निकालेंगे, चेंज इन एटॉमिक नंबर, तो कितना निकलेगा, 3 से 8 हो गया, कितना का चेंज आया होगा, सॉरी 3 से 11 हो गया, कितना का चेंज आया होगा, 8 का, क्योंकि 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8। फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे कितना मिलेगा, 8। अच्छा, इन दोनों के बीच का चेंज निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का चेंज निकाल लेते हैं, डेल्टा जेड यहां और यहां। 19 में से 11 को घटाएंगे चेंज निकालने के लिए, 11 में से 19 गए तो कितना का चेंज आया, कितना का बदलाव आया, कितना का परिवर्तन आया, 8 का। तो डेल्टा जेड कितना होगा, 8। ये सिंपली 19 में से 11 घटा दो, 8 आ गया। अब ये 8 और 8 क्या सेम है, हाँ सर सेम है, सेम है। और अगर ये सेम है, अगर ये सेम है और सेम ग्रुप का है, जो कि सेम ग्रुप का है, तो भैया डाबरआयनर का ट्राइड है, ये डाबरआयनर का ट्राइड है, ये डाबरआयनर का ट्राइड है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं और जरा चेक करते हैं क्या वो डाबरआयनर के ट्राइड होंगे या नहीं होंगे। एग्जांपल थोड़ा चेक कीजिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 17 होता है और इसका होता है 35। ठीक है, 9 17 35, 9 17 35। जरा चेक कर रही है, जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए, यहां से यहां निकालिए, यहां पे डेल्टा जेड निकालिए, डेल्टा जेड कितना आएगा। अगर हम 9 से 17 में गए तो मेरे पास चेंज 8 का आएगा। सर कैसे निकाल दिए आप, भैया सिंपल है, 17 में से 9 घटा दिए, चेंज मेरे पास कितना का आ रहा, 8 का। ठीक है सर, यहां पे डेल्टा जेड निकालो, यहां पे इन दोनों के बीच में डेल्टा जेड निकाल लेते हैं। डेल्टा जेड कितना का निकलेगा बताइए, 17 में 35 कितना का निकलेगा, 17 17 34 और 1 35, 18 का चेंज निकलेगा। क्या अब ये दोनों सेम है, ये दोनों के क्या गया, डिफरेंट, ये दोनों क्या गए, डिफरेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो है दिया हुआ वो डाबरआयनर का ट्राइड नहीं है, भले सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजेंस कहे जाते हैं, सेम ग्रुप से भले ही बिलोंग कर रहे, बट ये डाबरआयनर के ट्राइड नहीं है। ट्रिक निकालने का सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से कुछ भी दे दे आप आसानी से बना सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी दे दे आप आसानी से बना सकते हैं कि वो डाबरआयनर का ट्राइड होगा या नहीं होगा। तो ये डाबरआयनर के बारे में पूरा कहानी था। तो डाबरआयनर के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए थे सेकंड नंबर पे, उनका नाम था न्यूलैंड्स। ठीक है, और न्यूलैंड ने अपना एक दिया, भैया क्या दिया, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ऑक्टेव या ऑक्टेट भी बोला जाता है, लॉ।
न्यूलैंड ने एक अपना लॉ दिया जिसको हम लोग न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ बोलते हैं। देखिए डाबराइडर ने जब सेट करने का कोशिश किया तो एक सेट बनाया जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। इन्होंने क्या किया, एक सेट बनाया जिसमें 8 एलिमेंट्स थे, क्योंकि ये जो ऑक्टेव वर्ड आप देख रहे हैं ऑक्टेव, इस ऑक्टेव वर्ड का मतलब ही होता है 8। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेट बनाया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक सेट बनाया, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 8 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट का सेट बनाया जो कि बेस्ड ऑन म्यूजिक टोन, म्यूजिक के टोन या नोट कह लीजिए, म्यूजिक के नोट पर बेस्ड था। अब म्यूजिक का नोट क्या होता है, अरे सभी को जानते हैं, सा रे गा मा पा दा। आवाज खराब है लेकिन बट आप गा सकते हैं अपने हिसाब से। तो म्यूजिक नोट पे इन्होंने 8 एलिमेंट्स को एक सेट में रखा। और म्यूजिक का नोट क्या होता है, म्यूजिक का नोट इस तरीके से होता है, सा रे गा मा पा धा नी और फिर आएगा क्या, सा। इन्होंने क्या बोला सुनिएगा, इन्होंने कहा कि अगर हम म्यूजिक नोट 8 एलिमेंट्स का रखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, अगर हम इसके हिसाब से न्यूलैंड के हिसाब से, तो न्यूलैंड से बोला कि जो पहला एलिमेंट होगा मतलब जो सा में आएगा और जो 8वां नंबर पे आएगा, मतलब 8वां नंबर वाले जो सा पे आएगा, सारे गामा पाधा नी सा, मतलब शुरू वाला और 8वां वाला, पहला नंबर वाला और 8वां नंबर वाला का प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम होंगे। प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टीज होंगे या सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे, इन्होंने ये कहा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं रख देता हूं, इन्होंने रखा था, जो अपना बनाया था वो था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और नियॉन को नहीं रखा क्योंकि इनके समय तक नियॉन का खोज नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने रखा सोडियम को। अब जरा चेक कीजिएगा, ये था मेरा 1 नंबर, दूसरा, छठा, सातवां और ये हो गया मेरा 8वां। जरा चेक कीजिए, इन्होंने कहा कि पहला वाला में जो रखे और 8वां में जो रखे हैं, मतलब जो पहला नंबर पे आएगा और जो 8वां नंबर पे आएगा, इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे भैया, इनके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे। किस प्रॉपर्टीज के होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे। मतलब पहले नंबर पे जो आएगा और 8वां नंबर पे जो आएगा, उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। इन्होंने इस बात को बोला, उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा, उनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। इन्होंने इस बात को बोला न्यूलैंड्स पे। न्यूलैंड्स का कहानी क्लियर है कि भैया 8 एलिमेंट का सेट बनाएंगे, सारे गामा पादा नी सा पे रखेंगे, जो शुरू वाला और 8वें नंबर, मतलब जो पहला नंबर पे और 8वें नंबर पे जो एलिमेंट्स आएंगे, उनके प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे, उनके प्रॉपर्टीज सेम होंगे। इन्होंने इन बातों को कहा। अच्छा, ओहो सर, तो इसका कैसे पहचानेंगे? अरे भैया इसके लिए ट्रिक है, जरा ट्रिक खेल लेते हैं हम लोग, जरा ट्रिक खेल लेते हैं। जरा देखिएगा ट्रिक कैसे खेल रहे हैं हम लोग, जरा ट्रिक खेलते हैं। इन्होंने कहा कि डेल्टा जेड आप यहां भी निकालिए, मतलब हमने कहा इनके निकालने के लिए डेल्टा जेड आप यहां पे निकालिए, और डेल्टा जेड क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहां पे डेल्टा जेड सेम आना चाहिए। सेम का मतलब वो 8 भी हो सकता है, 8 18 10 15 15, सेम का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां सेम नहीं बोल रहे, चेंज इन एटॉमिक नंबर मस्ट बी 8 होना चाहिए एटॉमिक नंबर में चेंज, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला, सेम ग्रुप के होने चाहिए, वो सेम ग्रुप से वो बिलोंग करने चाहिए। इतना आपने समझ डाला तो एग्जाम झिंगा लाला। जरा चेक कीजिएगा एग्जाम्पल, पहला नंबर एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल में जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका 11 और इसका 19। जरा इसको चेक करेंगे, यहां से यहां तक डेल्टा जेड निकालिए, जो कि पीछे में निकाल चुके हैं, कितना आएगा 8, 3 से 11 जाने में। यहां से यहां तक के निकालेंगे डेल्टा जेड, जो कि कितना आएगा 8 और 8 क्या है, डेल्टा जेड क्या आ रहा है, डेल्टा जेड आ रहा है भैया 8, और तीनों का तीनों सेम ग्रुप से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल या लॉ को फॉलो करता है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है, ये वाला। जरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें थोड़ा चीजों को चेक करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका होता है 17, इसका होता है 35 और इसका होता है 53। 17, 35 और 53। जरा चेक कीजिए, 17 से जब 35 जाएंगे तो डेल्टा जेड मेरे हिसाब से तो भैया 18 निकलना चाहिए। आपके हिसाब से कितना आ रहा, मैं देख लीजिए, इतना आसान सा जोड़ घटाव है,
ठीक है। और 35 से जब 53 जाएंगे तो 35 से 53 जाने भी मेरे पास तो 18 ही मिल रहा, ठीक है। तो डेल्टा जेड क्या यहां पर जो डेल्टा जेड निकल रहा है, क्या डेल्टा जेड जो निकल रहा है यहां पर, क्या वो 8 के बराबर है? नहीं 8 के बराबर। इसका मतलब क्या ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ हो सकता है ऑक्टेव में, या क्या ये एलिमेंट्स पॉसिबल है कि उनके ऑक्टेव में ये एलिमेंट्स रह सकते थे? नहीं, क्योंकि उनके ऑक्टेव में डेल्टा जेड क्या आना चाहिए था? 8, लेकिन यहां भले ही सेम आ जा रहा 18 को नहीं देखना है, किसको देखना है? 8 को देखना है। अगर यहां सेम आता तो डबराइनर वाला में सेम देखना है, इसमें 8 देखना है। तो ये तो मेरा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ को फॉलो नहीं करता। सिंपल सा ट्रिक है, इस ट्रिक को लगाइए और एग्जाम में जितना क्वेश्चन देगा खुशी खुशी आनंद से बनाइए। सिंपल सा चीज है, चीजें बहुत आसान है और हम लोग इसको सिंप्लीफाइड वे में रखेंगे ताकि आपको पढ़ने में जरा सा दिक्कत ना हो। अब चलिए इसके आगे का हम लोग देखते हैं कि डबराइनर के बाद न्यूलैंड ने अपना गुल खिलाया, सारा कहानी कह दिया भैया। तो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा, अब उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। Which of the following is डबराइनर ट्राइड? इनमें से कौन सा डबराइनर का ट्राइड है? ठीक है, तो ये एक तरीके से एमसीक्यू नहीं है, सबका आंसर देना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। जरा चेक करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, चिंता मत कीजिए, आपको एग्जाम में लिख के देगा एटॉमिक नंबर, और नहीं देगा तो पढ़ते पढ़ते आप याद कर जाइएगा। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, चाहे आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो चाहे आप बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड से हो, चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। 9 के बाद इसका होता है 17 और इसका होता है 35, इस तरीके से। जरा यार डेल्टा जेड निकाल के देखते हैं। डबराइनर का ट्राइड पूछा है, तो डबराइनर का ट्राइड के लिए सिंपली हम क्या देखते हैं कि डेल्टा जेड सेम आना चाहिए और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए? सेम ग्रुप के होने चाहिए। किस ग्रुप के होने चाहिए? सेम ग्रुप के होने चाहिए। अरे चेक कर लीजिए भैया, डेल्टा जेड यहां निकालोगे तो कितना आएगा? 8, और यहां पे अगर निकालेंगे डेल्टा जेड तो कितना आएगा? 18, और 8 और 18 नॉट सेम, ये क्या हो गया? डिफरेंट हो गए। अगर ये डिफरेंट हो गए तो क्या ये डबराइनर का ट्राइड है? नहीं, पहला वाला डबराइनर का ट्राइड नहीं है। अगला थोड़ा चेक कीजिए, हीलियम दिया है, सोडियम दिया, आर्गन दिया है। हीलियम का होता है 2, ठीक है, सोडियम का होता है 11, आर्गन का होता है 18। चेक कीजिए, 2 से अगर 11 में डेल्टा जेड अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 से 11 में डेल्टा जेड निकालेंगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9। और अगर यहां निकालेंगे 11 से लेकर 18 में डेल्टा जेड तो भैया ये मिलेगा हमको 7। क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? नहीं, ये भी क्या हो गया? डिफरेंट। और अगर ये डिफरेंट हो गए, क्या ये डबराइनर का ट्राइड है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं, थोड़ा आगे। बोरॉन 5 होता है एटॉमिक नंबर, इसका होता है 13 और इसका होता है 31। जरा इसको चेक कर लीजिए, 5, 13, 31 निकाल लीजिए थोड़ा सा। 5 से 13 गए तो डेल्टा जेड तो मेरे हिसाब से 8 आना चाहिए। चेंज 5 से 8 जाएंगे तभी 13 मिलेगा, या 13 में 5 घटा लो 8 मिल जाएगा। यहां पे घटा के निकालो डेल्टा जेड, कैसे निकालेंगे? 31 में से 13, 31 में से 13 ये आ जाएगा 18। घटा के देख लीजिएगा, 31 में से 13 घटाएंगे 18 आ जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये भी क्या हो गया? डिफरेंट। इसका मतलब ये भी डबराइनर का ट्राइड नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं था, ये क्वेश्चन था हर एक क्वेश्चन का आंसर देना था आपको, ये हो गया। तो कोई भी डबराइनर का ट्राइड इसमें नहीं निकला, अगर सेम आता तो निकल जाता। अब जरा इसमें आइए, जरा इसमें चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव? कौन सा न्यूलैंड का ऑक्टेव है? जरा चेक करेंगे। न्यूलैंड का ऑक्टेव कैसे निकालते हैं साथियों? न्यूलैंड का ऑक्टेव के लिए डेल्टा जेड 8 आना चाहिए, ठीक है सर, और साथ ही साथ वो सेम ग्रुप के होने चाहिए, सेम ग्रुप के होने चाहिए, ठीक है। सेम, दोनों में से भी एक भी गलत हो गया तो खत्म हो गया। जरा देखिएगा, बेरिलियम है, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, इसका 20। जरा यहां निकाल लीजिए, सबका सब सेम ग्रुप का है, इसके लिए चिंता मत कीजिए। यहां पे ये सेम ग्रुप के नहीं थे, ये डिफरेंट ग्रुप के थे। बाद में ये वाला और ये वाला सेम ग्रुप के थे, ये डिफरेंट ग्रुप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम अलग ग्रुप का हो जाता है, हीलियम और आर्गन सेम ग्रुप के होते हैं, ग्रुप नंबर 18 के, 18 के, लेकिन ये अलग हो जाता है। खैर हुआ ही नहीं तो खत्म कहानी। इधर आ जाइए, यहाँ पे डेल्टा जेड निकाल लीजिए थोड़ा। अरे रे रे रे, कैसे निकालेंगे? 4 में से 12, 4 से 12 जाने में कितना का चेंज आएगा? 8 का। यहां भी डेल्टा जेड निकालेंगे, कितना का चेंज आएगा? 8 का। अरे रे रे, डेल्टा जेड कितना आ गया? 8। डेल्टा जेड कितना आ गया? 8, और सबका सब सेम ग्रुप का है, तो क्या है? डबराइनर, सॉरी, ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेव में आएगा, बिल्कुल आएगा न्यूलैंड का ऑक्टेव। जरा इसमें आइए, यहाँ बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13 और गैलियम का 31। जरा इसका निकाल लीजिए, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसका डेल्टा जेड कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पे डेल्टा जेड कितना आएगा? 18 आएगा, और 8 और 18 डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 8, दोनों में एक थम तो है, दूसरा में नहीं है। तो क्या ये न्यूलैंड्स का ऑक्टेव में आ सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं आ सकते।
दिस इज आवर आंसर। अगला एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बिल्कुल आसान वाला दिए बस ताकि आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी पहला एलिमेंट के बराबर होता है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? दिस इज प्रपोज बाय, किसके द्वारा प्रपोज किया जाता है? थॉमसन? ना 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 ना, डबरैन? ना 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 ना, मैनलीफ? ना ना, अरे क्या, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इसके द्वारा ही तो दिया गया था कि पहला का प्रॉपर्टीज 8वें वाले के एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सिमिलर होंगे। ये बात कौन बोला था? जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ठीक है, पूरा नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा नाम याद रखने कोई जरूरत नहीं। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि फलना राजा का कौन सा पूरा नाम था उसको याद करते चलेंगे। सन ईस्वी भी याद करने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि याद रखिए यू आर नॉट रीडिंग हिस्ट्री, यू आर रीडिंग केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको रूल नियम याद रखने होते हैं। ये पूरा नाम और क्या बोलते हैं कब कौन चीज बना था, भैया हिस्ट्री लोगों का काम है, वो भी आप ही कीजिएगा तो कौन करेगा? ठीक है, तो चलिए इसके आगे का देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने डाबरआइनर ट्राइड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल बहुत डिटेल में पढ़ लिया। इससे ज्यादा डिटेल कुछ हो ही नहीं सकता है, और इससे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। तीसरा वाले में चले आइए जहां से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और इसका नाम है लूथर्स मेयर्स कर्व। लूथर मेयर कर्व्स। ठीक है, लूथर्स मेयर्स कर्व क्या था समझिए, थोड़ा समझिए। लूथर मेयर क्या बोला? कुछ नहीं बोला। ठीक है, कुछ नहीं बोला। इसने क्या बोला? बोला नहीं, ये कुछ बोलता ही नहीं, इसने करके दिखाया। क्या करके दिखाया? इसने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ बनाया। ठीक है, प्लॉटेड अ ग्राफ। ठीक है, इसने क्या किया? प्लॉटेड अ ग्राफ। इसने एक ग्राफ बनाया बिटवीन, ग्राफ बनता है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बनता है। तो इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या माना सुनिएगा। इन्होंने एक्स एक्सिस पे मतलब एक तरीके एक एक्सिस पे एटॉमिक मास रखा एंड एक पे रखा एटॉमिक वॉल्यूम। एक पे एटॉमिक मास रखा और दूसरे पे क्या रखा? एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, मतलब एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास रख दिया और वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम, और इन्होंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसा आया था सर? ग्राफ कैसा आया था वही बता दिए। इनका ग्राफ जो निकल कर आया था वो इस तरीके से जनरली आया था। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आया था, चम्मच जैसा, चम्मच। ठीक है, चम्मच, उल्टा चम्मच। जब चेक करेंगे यहां पे इनको जो मिला वो मिले थे अल्कली मेटल्स ग्राफ के एकदम टॉप पर। अल्कली मेटल्स कहां थे? टॉप पर क्या मिला? अल्कली मेटल्स। नीचे उतरते वाला में, ये जो नीचे जा रहा है ग्राफ जो नीचे जा रहा है, इस नीचे उतरते में ये जो डाउनवर्ड है, ये जिसको डिसेंडिंग बोल सकते हैं, डिसेंडिंग वाले कर्व पे इसको मिला था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या मिले थे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कहां पे? डिसेंडिंग में इसको क्या मिला? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ग्रुप 2 वाले, ये ग्रुप 1 वाले थे, ये ग्रुप 2 वाले मिल गए। ठीक है, अभी चर्चा करेंगे हम लोग। नीचे में एकदम बॉटम पे इसको मिला क्या? डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिल गए। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिल गए। कहां पे मिले? एकदम बॉटम पे, एकदम नीचे, ग्राफ के एकदम नीचे, डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स के एकदम नीचे ग्राफ में यहां पे मिला। और जब चढ़ते हुए आए तो यहां पे भैया इसको मिल गए हेलोजन्स। क्या मिल गए? हेलोजन्स क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं को हेलोजन्स बोल जाता है। बहुत काम आएगा अभी। तो ये कहां मिले? असेंडिंग में, बढ़ते क्रम में। तो ये था, इन्होंने पूरा ग्राफ बनाया और ग्राफ में कौन चीज कहां मिला इन्होंने बताया। सिंपल सा चीज है, आसान सा चीज है। इन्होंने कहा कि भैया हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ में देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमको कहां मिलेंगे प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो भैया अल्कली मेटल ग्राफ के सबसे ऊपर मिला, टॉप पे मिला। नीचे आते समय अल्कलाइन अर्थ मेटल मिल गए, सबसे बॉटम पे डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स मिल गए, और जब ऊपर फिर ग्राफ जाने लगा तो वहां पे हेलोजन्स मिल गए। इन्होंने इस तरीके से ग्राफ बनाया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से। क्वेश्चन ये ज्यादा पूछता है कि लूथर मेयर ने जो ग्राफ बनाया था, कर्व जो बनाया था, उसमें किसके किसके बीच में बनाया था, तो याद रखें एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से इन्होंने बनाया। अब उसके बाद लूथर मेयर्स के बाद एक नया साइंटिस्ट आया, उन्होंने अपना प्रपोजल को रखा जिसका नाम था मेंडलीफ। अरे रे, 10th क्लास से ही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, और 10th क्लास वालों को ही तो पढ़ाने जाएंगे। मेंडलीफ, ठीक है।
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव फिर से बैठा गया तुम, अच्छा ठीक है बैठा गया तो मिल लेते हैं। मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव ने कुछ नहीं किया, बस करके दिखाया। सर क्या करके दिखाया? इसने किया एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज किया किस बेस पे? बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, इन्होंने एलिमेंट्स को जो बैठाया वो एटॉमिक मास के हिसाब से बैठाया। और याद रखेंगे आज का जो पीरियोडिक टेबल है, आज का जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे भी वो बेस्ड है। लेकिन ज्यादातर आप याद रखने के लिए सिंपल से याद रखिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास पे, या जिसको मास नंबर भी कहते हैं आप लोग, उस पे बेस्ड था। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, डेफिनेशन पे खुद नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जहां से पूछेगा डायरेक्ट वहां चले जाएंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होगा भैया वो पीरियोडिक फंक्शन होगा किसका? एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के। मतलब कुल मिलाकर एक लाइन में यहां लिख दिए कि ये किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे इसका पीरियोडिक टेबल बेस्ड था। बस यही कहानी है। इन्होंने दो इंपॉर्टेंट बात को और बोला, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। दो इंपॉर्टेंट बात, पहला इन्होंने कहा कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगे और वर्टिकल कॉलम्स जो होंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं क्वेश्चन का लेवल अगर आसान पूछेगा ना तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में ये पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसा ये हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल वाले क्या कहलाते हैं? ठीक है, और ये वर्टिकल ऐसा ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, और लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल वाले। याद रखेंगे अगर क्वेश्चन इजी लेवल का पूछेगा तो भैया पहला क्वेश्चन तो पीरियोडिक टेबल से ही बनाएगा कि हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं या वर्टिकल रोज को क्या, वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं। तो आप सभी को मालूम है हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप। ठीक है, अब जरा एक और चीज चेक कीजिएगा। मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल को प्रपोज किया, पीरियोडिक टेबल बनाया, तो उसमें वर्टिकल रोज को पीरियड बोला। और कितना पीरियड था इसके समय? 7। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेंडलीव के समय उनके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और ग्रुप कितने थे? 8 ग्रुप थे। 8 ग्रुप था, 7 पीरियड था उनके पीरियोडिक टेबल में। हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने पीरियड बोला और वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने क्या बोला? ग्रुप्स। अच्छा, थोड़ा आगे और आते हैं, थोड़ा एक चीज और ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे? इनके समय तक लगभग अप्रॉक्स 63 एलिमेंट्स फाउंड थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, एंड लगभग 63 एलिमेंट थे। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे, नोबल गैसेस क्या क्या होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो नोबल गैसेस होते हैं ग्रुप 18 वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो उस समय फाउंड नहीं थे। नोबल गैसेस वर नॉट फाउंड, उस समय तक नोबल गैसेस फाउंड नहीं किए गए थे। ये था इनका पीरियोडिक टेबल का कहानी। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही कमाल का चीज अपने समय में किया था, क्योंकि हिम्मत इन्होंने किया था पीरियड और ग्रुप को बनाने का, जो आज हम लोग देखते हैं। भले ही इनका पीरियोडिक टेबल आगे जाके में भी गलत साबित हो गया, बट हिम्मत तो इन्होंने ही किया था। हिम्मत पीरियड और ग्रुप बनाने का एक सिस्टमैटिक तरीके से सबसे पहला इन्होंने ही रखने का कोशिश किया पीरियड और ग्रुप में। इन्होंने एक कमाल का चीज किया था जिसको हम लोग इधर देखते हैं, मैं मिटा लेता हूं। तो मेंडलीव ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करके दिखाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इन्होंने न्यू एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन किया। कैसे प्रिडिक्शन किया? जब चेक करेंगे। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को बनाया तो उनको मालूम था कि अभी तक मेरे पास 63 एलिमेंट्स हैं जिसमें नोबल गैसेस को अभी तक फाउंड नहीं किया गया, डिस्कवर नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि मेरे इन फ्यूचर कुछ और एलिमेंट्स को खोजा जाए, कुछ और एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाए,
तब फिर उसको हम पीरियोडिक टेबल में कैसे रखेंगे? कितना चालाक था जरा देखिएगा, चालाकी इनका देखिएगा, चालाक इतना ज्यादा था ये कि इन्होंने कहा कि भैया अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई दूसरा एलिमेंट खोजा जाता है तो उसको पीरियोडिक टेबल में कहां रखेंगे? इसके लिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में, अपने पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक स्पेस छोड़ा, जिसको इन्होंने नाम दिया प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अगर न्यू एलिमेंट्स खोजे जाते हैं तो उनको वहां रखना है। जिसमें सबसे पहला था, इन्होंने एल्युमिनियम के लिए जगह छोड़ा, बोरॉन के लिए जगह छोड़ा, उसी तरीके से सिलिकॉन और मैग्नीज के लिए इन्होंने जगह छोड़ा। ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे भी इन्होंने जगह छोड़ा, एल्युमिनियम के नीचे उसका नाम दिया एका एल्युमिनियम। क्या नाम दिया? एका एल्युमिनियम। उसी तरीके से इन्होंने बोरॉन के लिए, मैं इसको इधर थोड़ा लिख रहा हूं, बोरॉन, सिलिकॉन और मैग्नीज। बोरॉन के लिए इन्होंने जो जगह छोड़ा उसका नाम इन्होंने रखा एका बोरॉन, एका बोरॉन। इसी तरीके से इन्होंने सिलिकॉन के लिए जगह छोड़ा और सिलिकॉन के लिए नाम रखा एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। और मैग्नीज के लिए भी इन्होंने सेम जगह छोड़ा और मैग्नीज के लिए इन्होंने नाम रखा एका मैग्नीज। ये इन्होंने अपना सारा चीज किया। यहां पे जो वर्ड सम में एका लगा हुआ है, इसका मतलब था नेक्स्ट टू, अगला, मींस एल्युमिनियम के नीचे, एल्युमिनियम के अगला जो भी आएगा जिसका प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम से मिलता जुलता होगा, यहां घुसेड़ देंगे, यहां घुसेड़ देंगे। ठीक है, बोरॉन से मिलता जुलता यहां रख देंगे, एका नेक्स्ट टू बोरॉन, बोरॉन के अगला, बोरॉन के जैसा। ठीक है, उसी तरह सिलिकॉन और मैग्नीज। तो इन्होंने रखा था एल्युमिनियम के नीचे जो बाद में एलिमेंट खोजा गया वो था गैलियम, इसके नीचे जो खोजा गया स्कैंडियम, एका बोरॉन के नीचे स्कैंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, और इसके नीचे जो खोजा गया वो था टेक्नीशियम। ठीक है, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। अब एग्जाम में पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम कौन है, एका बोरॉन कौन है, एका सिलिकॉन, एका मैग्नीज क्या है, या इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेंडलीफ के लिए नेक्स्ट एलिमेंट का प्रेडिक्शन था? तो आपको ये वाले एलिमेंट्स याद रखने होंगे, जिनके लिए आपका भाई, आपका छोटा बड़ा भाई जो कह रही थी एक ट्रिक लाया छोटा सा, जरा उसको भी देख लेंगे, चख लेंगे उस ट्रिक को भी अच्छे से आप चख लेंगे, जरा देखेंगे इस ट्रिक को। ट्रिक क्या था? ट्रिक ये है, गंगा से, एससी का मतलब से, गंगा से जमुना, और टेक्नीशियम का मतलब तक, गंगा से जमुना तक। ये ट्रिक है, गंगा से जमुना तक, ये ट्रिक है। और आप इस ट्रिक से याद कर लेंगे, गंगा मींस गैलियम, से मतलब स्कैंडियम, जमुना में जर्मेनियम, और तक का मतलब टेक्नीशियम। याद रखें इन सब चीजों को। तो ये पूरा कहानी था मेंडलीफ के बारे में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने बारे में अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बोला, उसका नाम था मोसले। ठीक है, क्या नाम था? मोसले। उनके पीरियोडिक टेबल का नाम दिया जाता है मेंडलीफ मॉडिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इनको देने वाले वैज्ञानिक का बड़ा अच्छा नाम था, बड़ा अच्छा नाम था। क्या नाम था? ये जो दिए थे उन वाले वैज्ञानिक का नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले। ठीक है, इस वाले वैज्ञानिक का नाम था। सर ये पढ़ना जरूरी है? नहीं, इसमें एक चीज जानना जरूरी है कि हेनरी मोसले ने किस तरीके से बातों को कहा। इन्होंने क्या किया? एक्सरे लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक्सरे लिया, जिससे आपका हड्डी उड्डी का एक्सरे होता है, टूट जाता है या क्रैक हो जाता है, तो एक्सरे लिया और एक्सरे को हर एक एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट करके देखा, हर एक एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट करके देखा। ठीक है, कि क्या होता है। तो इन्होंने पाया कि जो एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मैं लिख देता हूं वहां, जहां पर v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है और z इज इक्वल टू है एटॉमिक नंबर। बस यही चीज याद रखना है कि इन्होंने एक्सरे के बारे में बात किया था। बस ये याद रखिए, एक्सरे के बारे में इन्होंने बात किया था, इसलिए इनके यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका आगे का हम लोग देखते हैं। तो साथियों, हम लोग पहुंच चुके हैं
मॉडर्न या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल कैसा है हमारा, कैसा दिखता है, कैसा सोना मुखड़ा है, तो चलिए इसको देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या नजर आता है। इसमें फिर से हम एक चीज ध्यान में रखेंगे, कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रोज होंगे, हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगे, जैसा कि अभी हम लोग इसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, पीरियड, क्या बोल रहे थे, पीरियड। और जो मेरे पास वर्टिकल कॉलम जो होंगे, वर्टिकल कॉलम्स जो होंगे मेरे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्स। तो पीरियड हमारे पास 7 होते हैं, याद रखेंगे कितना पीरियड होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7। और ग्रुप जो होते हैं 18 ग्रुप होते हैं। जरा चेक करेंगे कैसे कैसे और क्या क्या चीजें होती है, और इसमें और भी डिटेल में हम लोग को चर्चा करना है। देखिए सबसे पहला ये चीज ध्यान में रखिए। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम शॉर्ट में बनाना चाहें, क्योंकि हम लोग एक एक करके डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एक एक एलिमेंट के बारे में, एक एक ग्रुप, एक एक पीरियड के बारे में, तो जरा चेक करेंगे हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। ऐसा कुछ हमारे पास होता है, ऐसा कुछ होता है हमारे पास इस तरीके से, इस तरीके से होता है हमारे पास, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर डस्ट होता है 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से होता है हमारे पास। ऐसा कुछ 7 पीरियड होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारे पास चला गया 7 पीरियड। अरे जरा चेक करेंगे, शॉर्ट में बनाए हैं, एक एक करके एक एक एलिमेंट के बारे में ट्रिक भी बताते चलेंगे बाद में, ठीक है। और अभी फिलहाल यहाँ देखना है। हाइड्रोजन से शुरू करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन होता है यहाँ पर हमारे पास हीलियम होता है, एटॉमिक नंबर 1 2 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, फिर हेलिना ने की रब से फरियाद, इस तरीके से, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बपरा जी, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर, और फिर जिंक, ठीक है। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राहें पड़ी आगे चलकर, ला यहाँ तो खाली रहता है, ला हफ ता, वरना रे उधर इधर, पिटाई और होगी, इस तरीके से जनरली आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे नियॉन, नियॉन के नीचे आएगा आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और यहाँ पर रेडॉन, इस तरीके से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ओएन होता है ऑग्नेसॉन, खैर उसको नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन, इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम, इस तरीके से होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इस तरह होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीबी, इस तरीके से होते हैं। बैगन, आलू, गाजर, इंडियम और थैलियम, ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, शॉर्ट में बना दिए, ठीक है। शॉर्ट में बना दिए, यहाँ और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे लैंथेनियम होता है और यहाँ पे एक्टिनियम होता है। जरा ध्यान से इस पीरियोडिक टेबल को देखें, ध्यान से देखें। ये मेरे पास ग्रुप्स है, ये वाले जो कॉलम जो आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 करते 10 तक, 18 तक जो नजर आ रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ये जो नजर आ रहे हैं 18, ये ग्रुप्स हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, 18। ये 18 का 18 हमारे पास ग्रुप है, ध्यान से सुनिएगा, ये 18 का 18 हमारे पास ग्रुप है। और यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये हो गए पीरियड। ये क्या हो गया, पीरियड। तो हमारे पास 7 पीरियड है, और 18 क्या है, ग्रुप है। 7 पीरियड है और 18 क्या है, ग्रुप है। पहला वाले ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, क्या बोलते हैं इस वाले को, अल्कली मेटल्स। दूसरा वाले को बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, याद रखेंगे। पहला वाले को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स, दूसरे वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, आप लिख चुके होंगे उम्मीद है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप लिख चुके होंगे उम्मीद है, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पीछे करके देख के आप लिख सकते हैं। पहला ग्रुप और जो दूसरा ग्रुप होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसको लोग बोलते हैं एस ब्लॉक,
क्या बोलते हैं हम लोग? एस ब्लॉक। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ग्रुप 1 ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। क्योंकि भर लेंगे तो अल्कली मेटल्स ग्रुप 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2। और जब ध्यान से सुनेंगे, इसको एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, वो कहां इंटर होता है? वो इंटर होता है एस ऑर्बिटल में। हमारे पास 4 तरह का ऑर्बिटल होता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। कितने तरह का ऑर्बिटल? तो 4, एक एस, एक पी, एक डी और एफ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे, चिंता मत कीजिए। एस वाले में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा होता है, इस तरीके से एक, और पी वाले में हमारे पास 3 डब्बा होता है, 3 डब्बा, और डी वाले हमारे पास 5 डब्बा होता है, मालूम होगा 1 2 3 4 5। और एफ वाले में हमारे पास कितना डब्बा होता है? 7, मतलब 7 डब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और याद रखेंगे एस वाले में अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करा तो एस ब्लॉक बोलेंगे, पी वाले में इंटर करा पी ब्लॉक, डी और एफ, इस तरीके से नाम हो जाएगा। एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। यहां 3 डब्बा है, एक में 2 ले सकता है, तो 3 में कितना? अरे बता दीजिए कितना? यहां पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। 6 से कम नहीं ले सकते हैं, 6 से कम ले सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं ले सकते, इस बात को ध्यान में रखना है। यहां पे 5 डब्बा है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और यहां पे 7 डब्बा है तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस चीजों को ध्यान रखिएगा। सर ऐसा बताने का फायदा, दो फायदा। पहला तो हमारे पास जो ग्रुप बनेंगे वो इसी हिसाब से बनेंगे। अच्छा एक सेकंड, नाइट्रोजन फास्फोरस, यहां पे एस नहीं बल्कि आर्सेनिक यही होगा, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, माय मिस्टेक, दैट वाज माय मिस्टेक, थोड़ा हो जाता है इधर उधर चीजें, ठीक है। तो इसको थोड़ा चेक करेंगे। अगर मेरे पास एस ऑर्बिटल में एक डब्बा है और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक ही डब्बा है मतलब वहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसके पास जो ग्रुप्स होंगे वो 2 होंगे। मतलब एस वाले में 2 ग्रुप, जरा चेक कीजिएगा, 2 है, यहां से यहां तक एस ब्लॉक बोल रहे हैं, तो मतलब एस वाले में एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब जरा इसको चेक करेंगे, यहां से लेकर पूरे यहां तक को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। 11 नंबर वाले का स्पेशल नाम है, याद रखेंगे, इसको कॉइनेज मेटल बोलते हैं। कॉइनेज मेटल्स, इनको कॉइनेज मेटल्स बोल जाता है क्योंकि इसमें अच्छा खासा जंग लग जाता है। इसको बोलते हैं सूडो नोबल गैस भी इसको बोल जाता है। क्या बोल जाता है? सूडो नोबल गैस। ग्रुप 12 वाले को याद रखेंगे। तीसरा से लेकर 12 तक चेक कर लीजिए। अब बताइए डी में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं? 10। तो जिसके अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 ग्रुप भी बनने चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल। जितना इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रह सकता है उसके पास ग्रुप्स भी उतने ही होंगे। अब जरा चेक कीजिए, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6। 3 डब्बा है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जरा चेक कीजिए, क्या हमारे पास पी वाले में 6 ग्रुप है? अब जरा चेक करते हैं। हम यहां से लेकर यहां तक को पी ब्लॉक बोलते हैं। पूरा यहां से लेकर यहां तक को हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? यहां पे हम लिख दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। अब देखिए, अगर पी ब्लॉक में 3 डब्बा है, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या 6 इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप है? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है। सिंपल, 6 ग्रुप है, सिंपल। अब जरा चेक करेंगे, इसको हम लोग बोरॉन फैमिली बोलते हैं। याद रखेंगे चीजों को। तीसरा वाले 13 नंबर ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरॉन फैमिली। 14 वाले को हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं 14 वाले को हम लोग? कार्बन फैमिली। 15 वाले को इसको बोलते हैं निक्टोजेंस। 16 वाले को बोलते जाता है चाल्कोजेंस, CHAL, चाल्कोजेंस। 17 वाले को बोल जाता है हेलोजेंस। और 18 वाले को हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। या इन्हीं का दूसरा नाम है इनर्ट गैस। जर चेक करें। और याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि 13 नंबर ग्रुप का क्या नाम है? बोरॉन फैमिली। 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का याद कर लेंगे। 13 वाले को बोरॉन फैमिली, 14 वाले को कार्बन फैमिली, 15 वाले को निक्टोजेंस, 16 वाले को जिसमें ऑक्सीजन वगैरह आता है चाल्कोजेंस, 17 वाले को हेलोजेंस और 18 वाले को नोबल गैसेस या इनर्ट गैस भी इनको कहा जाता है। सर ये तो हो गया ग्रुप का बात। अब एक तो आप छोड़ दिए एफ कहां पे होता है? जरा चेक करेंगे। मैं यहां जो जगह छोड़ा हूं ये मेरे पास एफ वाले होते हैं। ठीक है, ये मेरे
पास F वाले होते हैं जिसका ग्रुप हमेशा क्या आएगा 3 और पीरियड एक आएगा 6 एक आएगा 7। जरा चेक करेंगे F ब्लॉक को यहाँ हटाते नहीं क्योंकि F ब्लॉक में मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 14 ग्रुप। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर हम 14 ठो ग्रुप यहाँ हटा दें तो पीरियोडिक टेबल मेरा जो यहाँ ये वाला है एकदम उठ के इधर चला आएगा, तो पीरियोडिक टेबल तो हमारा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, भद्दा देखने में लगेगा। इसलिए उसको नीचे में हमेशा लिखा जाता है। इसलिए आप हमेशा देखते होंगे कि पीरियोडिक टेबल के नीचे इस तरीके से 2 डब्बे बने होते हैं और यहाँ पे चीजें लिखी रहती हैं, ठीक है, यहाँ पर चीजें इस तरीके से लिखी रहती हैं, इस तरीके से। ये F ब्लॉक होता है, ये क्या होता है मेरा F ब्लॉक, ठीक है। क्या कौन सा ब्लॉक होता है? F ब्लॉक। और जरा चेक करेंगे F ब्लॉक में 2 होते हैं, एक ये जो छठा नंबर पीरियड में आएगा जिसका पीरियड नंबर एक होगा 6 और एक का होगा पीरियड नंबर क्या होगा 7। एक छठा पीरियड में आएगा और एक 7 पीरियड में आएगा। जरा चेक करेंगे एक छठा पीरियड में एक 7वां पीरियड में, एक छठा पीरियड में एक 7वां पीरियड में, इस तरीके से चले आएंगे। अब जरा इसको भी ध्यान से सुनिएगा, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। F ब्लॉक वाले के लिए मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे F ब्लॉक में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, F ब्लॉक में 2 है, एक पीरियड नंबर 6 वाला एक पीरियड नंबर 7 वाला। कहां लिख दूं मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूं भाई साहब, इधर लिख दे रहा हूं। F ब्लॉक वाले में 2, एक पीरियड नंबर 6 में एक पीरियड नंबर 7 में। तो एक को बोल जाता है जो पीरियड नंबर 6 का है, पीरियड नंबर 6 और ग्रुप नंबर क्या आएगा भैया पीरियड नंबर 6, ग्रुप नंबर तो 3 ही होगा सभी में, ग्रुप नंबर 3 होगा। एक पीरियड नंबर 7 का है और ग्रुप तो 3 ही होगा, ग्रुप 3 ही होगा, ग्रुप 3, एक पीरियड 6 ग्रुप नंबर 3 और पीरियड 7 ग्रुप नंबर 3। जरा चेक करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लैंथेनाइट्स। इनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइट्स और इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट्स। एक को हम लोग लैंथेनाइट्स बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट्स। एक चीज और याद रखेंगे, लैंथेनाइट्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 4f में और एक्टिनाइट में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 5f में। बस इतना याद कर लीजिए, लैब झिंगालाला। और एक चीज और अगर याद कीजिएगा तो मैं याद करा दूंगा, लेंथेनाइट का एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक चलता है। एकदम इसको याद कर लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। BZI है ये चीज जो मैं लिखा रहा हूं, BZI मेरा खुद का टैग है BZI मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है, याद रखेंगे। लेंथेनाइट जो कहां पे होगा? यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास? यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? लेंथेनाइट। और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? एक्टिनाइट, ठीक है, एक्टिनाइट। जरा चेक करें, ग्रुप नंबर 3 दोनों का है, एक का पीरियड 6 एक का पीरियड 7 है। अगर पीरियड 6 में जो आ रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4f में भरे जाएंगे, जो पीरियड 7 में आ रहा है उसको एक्टिनाइट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 5f में। इसका एटॉमिक नंबर 57 से 71 होता है और इसका भी एटॉमिक नंबर याद रख लिए, इसका एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक होता है। ये चीज याद रख डाला, मतलब झिंगालाला। F ब्लॉक का कहानी क्लियर, F ब्लॉक का कहानी क्लियर। इस तरीके से होता है चीज, आपको चीजों को याद रखना होगा इस तरीके। मैं एक और चीज इसमें आगे ऐड कर रहा हूं, जरा और ध्यान से चीजों को समझिएगा। नोट में करके इसको लिख लीजिए, नोट में करके इसको अच्छे से लिख लिए, नोट में करके, ठीक है। पहला पॉइंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स याद रखेंगे। P ब्लॉक प्लस S ब्लॉक, P ब्लॉक प्लस S ब्लॉक को मिलाकर हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, याद रखेंगे। P ब्लॉक और S ब्लॉक पर मिलाकर क्या बोल जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब ये है, ये पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए झारखंड में कोई एग्जाम हुआ, आपको मालूम है खाली एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम के बाद केस होगा और एग्जाम के बाद केस होगा, केस होने के बाद केस लड़ा जाएगा। फिर उसमें से सभी लोग तो जाएंगे नहीं कोर्ट कचहरी, सभी लोग हर जगह जाएंगे नहीं, तो उनके लिए क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप, 4 5 7 लोगों का ग्रुप जो पूरे सबको रिप्रेजेंट करते हुए या तो केस लड़ेंगे या अधिकारी पास जाएंगे या JSSC कार्यालय का चक्कर काटेंगे। सबको मालूम है भैया यहाँ पे एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट निकाला, बला बला बहुत सारी चीजें होती है। तो चीजों को समझिए। तो क्या सबको ही जाएंगे? नहीं, कुछ लोग जाएंगे जो सबको रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं वो P ब्लॉक वाले होते हैं और S ब्लॉक वाले, और इन्हीं को हम लोग मेन ग्रुप्स भी बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप भी इन्हीं को कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और, एक को बोल जाता है ट्रांजिशन मेटल्स और एक को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। जरा चेक करेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो D ब्लॉक वाले को कहा जाता है,
किनको कहा जाता है? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल, और इनर ट्रांजिशन मेटल जो बोल जाता है एफ ब्लॉक को कहा जाता है। मतलब एफ ब्लॉक वाले का एक निकनेम है, अरे निकनेम वही जो आपके घर में होगा, सोनू मोनू, ठीक है, इस तरीके से। तो ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन मेटल ए ब्लॉक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को मिलाकर कहा जाता है। इस तरीके से कहा जाता है। ये कहानी है, ये कहानी है। अब मेरे पास 18 ग्रुप, ये पूरा पीरियोडिक टेबल का कहानी आपके सामने रख दिया। उम्मीद है आपको ये चीज पसंद आया होगा। अब हम लोग एक एक करके एक एक ग्रुप को, एक एक पीरियड का एकदम पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और उसमें चीजों को आसानी समझेंगे ताकि हमारा बेस मजबूत हो जाए। आप याद रखिए, अभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फिर उधर हम लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक सब पढ़ना है दोस्त, सब पढ़ना है। कार्बन का टेट्रावैलेंसी पढ़ना है भैया, वहां पे किसका काम आएगा? इलेक्ट्रॉन्स के ही काम आएंगे। वहां पे इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग लिखना, कौन से कितने ग्रुप में आ रहा है, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, ये सब जानिएगा तो चीज बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग पीरियोडिक टेबल में 100 के बाद कैसा नाम लिखा जाता है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। तो हम लोग देख रहे हैं नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स एबव 100, 100 के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, जरा उसको चेक करेंगे। नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स एबव 100, 100 से ज्यादा के बाद, मतलब 101, 102, 103, 104 इनका आएगा तो इनका नाम कैसे लिखा जाएगा, जरा चेक करेंगे। अगर मेरे पास 0 कहीं नंबर में 0 आता है, ठीक है, क्या आता है? 0, तो 0 का हम लोग लिखेंगे नील, क्या लिखेंगे? नील। 1 आता है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे अन। 2 आता है, 2 के लिए हम लोग लिखेंगे बाय, 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, 4 के लिखेंगे हम लोग क्वाड, और 5 के लिखेंगे पेंट, 6 के लिए लिखेंगे हेक्स, इसी तरीके से 7 के लिए लिखेंगे सेप्ट, 8 के लिए लिखेंगे ऑक्ट, और अगर 9 कहीं अंक नजर आ रहा तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग एन। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और कहानी को सिंपल करेंगे। तो जो भी लिखना है, ये नंबरिंग 0 से लेकर 1 का तो जो नंबरिंग है, नंबरिंग लिखना है, प्लस इसमें एक सफिक्स जोड़ना है। सफिक्स जो बाद में जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स जो पहले जोड़ा जाता है, सफिक्स जोड़ना है। और सफिक्स में हम लोग जोड़ेंगे ईएम। क्या जोड़ना है सफिक्स में? ईएम। नंबरिंग और उसका सफिक्स में ईएम जोड़ दीजिए, कहानी बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ज्यादा आसानी से चीजों को हम क्लियर कर पाएंगे। जैसे हमको लिखने बोला 104 का नाम लिखिए, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या है मेरे पास? सबसे पहले क्या है? एक के लिए क्या लिखते हैं? अन लिख देंगे, अन। फिर क्या है? 0 के लिए क्या लिखते हैं? नील लिख देंगे, अन नील। और फिर 4 के लिए क्या लिखते हैं? क्वाड, अन नील क्वाड। और एक सफिक्स जोड़ना है, क्या? ईएम, लास्ट में ईएम जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अन नील क्वाडियम। क्या नाम हो जाएगा? अन नील क्वाडियम। उसी तरीके से एक और एग्जांपल को हम लोग जरा चेक करते हैं। एक और एग्जांपल को 113 इसको लिखना है, जर चेक कीजिए। 1 को क्या लिखेंगे हम लोग? 1 को क्या लिखेंगे? अन। फिर 1 है, फिर 1 को क्या लिखेंगे? अन। और 3 है, 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। और क्या जोड़ेंगे? ईएम, अन ट्राइयम। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। एक और देखिए एग्जांपल। मान लीजिए हमको 106 का लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 1 का क्या लिखते हैं? अन। 0 का क्या लिखते हैं? नील। और 6 का क्या लिखते हैं? हेक्स। और क्या जोड़ेंगे? ईएम, अन नील हेक्सियम। तो आप इसको याद कर लीजिए। एक बार मेरे साथ सभी को रिपीट करेंगे, एक बार आप मेरे साथ रिपीट कीजिए वीडियो के साथ ही साथ। 0 के लिए इधर नहीं देखना है, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। सच में रिपीट किए थे? पक्का रिपीट किए थे? तो चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस तरीके से एग्जाम में आएगा, या उल्टा भी पूछ सकता है, ये नाम देकर पूछेगा कौन सा मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना जा रहा, तो इस वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये जाएगा। तो इस तरीके से आप दुनिया भर का प्रैक्टिस कर सकते हैं नंबरिंग लिख के, ठीक है, वो आप पे है। बस लास्ट में ईएम जोड़ते जाएगा, कहानी क्लियर होते जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा गाड़ी चलने वाला नहीं है पूरे केमिस्ट्री में। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाह रहे हैं। उससे पहले आपको एक नोट में एक चीज आपको याद करना होगा। अगर आप याद करें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आपके लिए। 2 चीज, पहला नोबल गैसेस को याद कर लें, क्योंकि नोबल गैसेस ग्रुप 18 में आते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया। नोबल गैसेस को याद कर लीजिए।
जो n इज इक्वल टू 1 में नोबल गैस होता है 2 3 4 5 6 7, ये पीरियड हो गया हमारा। पहला पीरियड में जो नोबल गैस होता है हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, उसके बाद इस तरीके से। जब चेक करेंगे एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है और इसका ले देखिए 118 होता है। आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इसके बिना काम होने वाला नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दो तरीके से लिखे हुए देखा होगा। मैं कैसा बात कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब लिखेंगे तो आप पहला काम इसको याद कर लीजिए। दूसरा ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम लोग डिटेल में, चिंता मत कीजिए, डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कहां समझेंगे? हम लोग समझेंगे कहां एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल, वहां पे लास्ट में ये चीज आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक चीज याद कर लीजिए कि जो पहला पीरियड होता है उसमें 1s आता है, ऐसा आपने देखा होगा बना हुआ 1s, फिर आता है 2s 2p, 1s 2s 2p, फिर आता है मेरे पास 3s 3p और आता है मेरे पास 3d, फिर आता है मेरे पास 4s, फिर आता है 4p, फिर आता है 4d और आता है मेरे पास 4f। इसी तरीके से मेरे पास 5s 5p 5d और 5f आता है। उसी तरीके से मेरे पास 6s 6p 6d आता है। उसी तरीके के पास मेरे पास 7f और 7p। ये आपको याद कर लेना, इस तरीके से लिखने के लिए सीख जाओ। s sp spd spdf spdf spd sp, ठीक है। स्कूल, पब्लिक स्कूल, इस तरीके से याद कर लीजिए, पब्लिक स्कूल डीएवी पब्लिक स्कूल जो भी याद करना कर लीजिए। उसके बाद आप ऐसा एरो लगा लीजिए, आप ऐसा एरो लगा लीजिए इस तरीके से एरो, ठीक है। एरो का जो वो नीचे रहेगा तीर का निशान, तीर का निशान, झारखंड में तीर का निशान है, झारखंड में भी तो तीर का निशान है, इसको लगा दीजिए इस तरीके से। और जरा चेक करेंगे इस एरो का जो हेड है उस हेड को अगला एरो के टेल के साथ मिला दीजिए इस तरीके से। आपने इसी तरीके से सीखा होगा, ऐसा मिला दीजिए तो ये बता देगा एनर्जी का ऑर्डर। किसका ऑर्डर बता देगा? एनर्जी का। किसका ऑर्डर बता देगा साथियों? एनर्जी का। इस तरीके से ये बता देगा आपका एनर्जी का ऑर्डर बता देगा। ऐसा, ठीक है। अब जरा चेक कीजिएगा इस एनर्जी के ऑर्डर में यहां से स्टार्टिंग करेंगे और बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में चले जाएंगे। तो जरा चेक करेंगे यहां से अगर स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास सबसे कम एनर्जी का क्या होगा? 1s। और नियम ये कहता है, ठीक है। अभी हम लोग 3 नियम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन थ्योरम, ठीक है। साथ ही साथ n+l रूल, बहुत सारा रूल है वहां पढ़ेंगे। बट अभी याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन को जो भरा जाता है साथियों, वो मिनिमम एनर्जी वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को देना होता है, फिर उसके बाद बढ़ते क्रम में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। सबसे कम एनर्जी का कौन होगा मेरे पास? 1s। अब इस फॉलो करते हुए आइए, उसका क्या है मेरे पास? 2s। मतलब 1s से ज्यादा एनर्जी किसका होगा? 2s का। 2s से ज्यादा एनर्जी किसका होगा? 2p का। और उसके बाद अगर है 2p के बाद तो 2p से ज्यादा एनर्जी 3s का, और 3s से ज्यादा एनर्जी 3p। उसी तरह से 3p के बाद 4s आ जाएंगे, सॉरी 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s, 3s के बाद 3p, 4s के बाद जाएंगे 3d में, 4s के बाद जाएंगे 3d में, और 3d के बाद आएंगे 4p में, और 4p के बाद आएंगे 5s में। इस तरीके से आपका एनर्जी का ऑर्डर चलता रहेगा। मतलब आप जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर 3p में, फिर 2p में, फिर 3s 3p 4s, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को भरते चले जाएंगे इसके मदद से। ये एनसीईआरटी का हूबहू चार्ट है जो मैंने आपके सामने बनाया है, एनसीईआरटी का है। अब जरा चेक करेंगे, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, s ब्लॉक जो होते हैं, s ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से p ब्लॉक जो होते हैं, p ब्लॉक में मैक्सिमम आप जो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसमें 3 डब्बा होता है, 3 डब्बा, हर एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो p ब्लॉक जिसमें 3 डब्बा है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरीके से मेरे पास d ब्लॉक और f ब्लॉक होते हैं।
डी ब्लॉक में जो डब्बा की संख्या होती है वो 5 होती है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रह सकते हैं। आपको इस पे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्डर में भरना पड़ेगा। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को तो आप नहीं रख सकते, मतलब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 से ज्यादा 3 रखने चाहिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल, 2 से कम ही रखना होगा आपको। और इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को रखेंगे और इलेक्ट्रॉन को भरेंगे इस एनर्जी के ऑर्डर में। अब जरा चेक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना, जरा चेक करेंगे। एग्जांपल ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना चाह रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन का ले लीजिए, 8 है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, जरा लिखेंगे 8, एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का। शुरुआत कहां से करेंगे, एस से करेंगे। ये जो एटॉमिक नंबर होता है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो अगले लेक्चर में डिटेल में आ जाएगा, कि अगले लेक्चर में तो आगे वाले कभी लेक्चर में। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। बस इतना चीज को याद रखना है। मींस जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा दोस्त, वही उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, वही उसका प्रोटॉन का संख्या होगा, बस बात खत्म। मींस इसका एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और इसी 8 इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है ऑर्बिटल्स में। किसमें बांटना है, ऑर्बिटल्स में। किसके किस नियम के थ्रू, इस वाले एनर्जी ऑर्डर के थ्रू। तो चलिए बांटने का थोड़ा कोशिश करते हैं। बांटिए, ऑक्सीजन का 8 है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s में 2 जाएगा तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन को हम बांट दिए, फिर क्या आएगा 2s, और 2s में कितना रह सकता है, मैक्सिमम 2, 1s2 2s2 और 2p में कितना जाएगा 4, क्योंकि मैक्सिमम 6 हो सकता है लेकिन हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 और 4 8। इस तरीके से आप ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के बाद अगर मैं एक एग्जांपल में मैग्नीशियम को ले लूं, एटॉमिक नंबर 12 होता है, जरा लिखेंगे क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। उसके बाद किसमें आएंगे, 3s2 में। किसमें आएंगे, 3s2 में। तो 2 2 4 और 6 10 और 2 12, हो गया खत्म, हो गया खत्म, हो गया खत्म। इस तरीके से होगा 12 10 और 2 12, इस तरीके से। अगर आप तीसरा एक और लिखना चाहें तो लिख देंगे क्लोरीन का 17 होता है, क्या लिखेंगे 1s2 उसके बाद क्या लिखेंगे 2s2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 2p6 और क्या लिखेंगे 3s2। कितना हो गया 10 10 और 2 12 और 3s के बाद क्या आएगा 3p में 5 रख देंगे, 12 5 17, हो गया। इस तरीके से क्लोरीन का आप लिख लिए। तो जरा चीजों को चेक करेंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आगे वाले लेक्चर्स में आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, मैं बोलने ये चाह रहा था कि क्लोरीन का सिर्फ यही या मैग्नीशियम का सिर्फ यही लिखने का तरीका नहीं है। आपको मैग्नीशियम और भी दूसरे तरीके से, या ऑक्सीजन आपको दूसरे तरीके से और भी मिल सकता है। मैग्नीशियम कैसे मिल सकता है जरा चेक कीजिएगा। आपको बहुत बार मैग्नीशियम की जगह पे ऐसा लिख देगा नियॉन, ठीक है, क्या लिख देगा नियॉन। यहाँ पे एटॉमिक नंबर मन किया तो लिख दिया, नहीं मन किया तो छोड़ दिया, नियॉन। उसके बाद लिख देगा 3s2, बस इतना ही लिख देगा, इतना ही, इतना पूरा को इतना में समेट दिया, इतना पूरा को इतना में समेट दिया। सर कैसे हो गई, जरा चेक कीजिए। यहां से यहां तक अगर हम आए तो 2 2 4 और 6 10 हो गया। जरा चेक कीजिए नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, मेरे पास 10 ही तो है, तो क्या हम इस 10 के जगह पे सिंपली नियॉन लिख सकते हैं जी, ठीक है। लेकिन सर ये 3s क्यों लिखे, जरा चेक कीजिएगा। नियॉन जो आता है वो सेकंड पीरियड में आता है। अब जो भी सेकंड पीरियड में आता है, नियॉन अगर सेकंड पीरियड में आया तो ग्रुप नंबर 18 में आएगा, और नियॉन के बाद जितने भी आएंगे वो सेकंड पीरियड में तो आ ही नहीं सकते, सेकंड के बाद वाले में आएंगे, सेकंड के बाद, क्योंकि लास्ट में तो यही है ना। 10 के बाद अगर आप कोई भी एटॉमिक नंबर लीजिए, 11 लीजिए, भैया आगे अगला पीरियड में चला जाएगा, तो वही अगला पीरियड मतलब तीसरा पीरियड, और तीसरा पीरियड में हम लोग 3s लिखते हैं। तीसरा पीरियड के अंदर क्या लिखेंगे 3s, क्या लिखेंगे 3s, और s में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है 10 और 2 उसी तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो जरा चेक करेंगे। 17 है मेरे पास, 17 है तो जरा चेक करेंगे। 18 तो लिख नहीं सकते, नियॉन ही लिखना होगा इसके लिए। चलिए नियॉन लिख दिया हम लोग, मतलब इसका 10 हो गया, और नियॉन के बाद 3s आ जाएगा, नियॉन के बाद 3s, और 3s के बाद क्या है 3s के बाद क्या है 3p, 3s के बाद 3p। जरा चेक कीजिए 10 हो गया, और 2 12 और 5 17 हो गया। इस तरीके से भी आपको लिखा मिलेगा, और ये लिखना और लिखने के लिए सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेएसएससी सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ 2025 में, यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हैं, इसलिए इसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं। सर स्कैंडियम का बता दीजिए 21, क्या लिखेंगे इसके लिए 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद क्या आएगा 3s2 3p6, उसके बाद क्या आएगा 3p6 के बाद 4s2 और 3d1। इस तरीके से चेक कीजिएगा, यही है। यहां हो गया 10 और यहां हो गया 10 20 और ये 21। मतलब अगर इसको शॉर्ट में लिखें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21 है तो स्कैंडियम की जगह पे क्या लिखेंगे 21 किसके बाद आएगा, जरा चेक कीजिए
नोबल गैसेस में 21 किसके बाद आएगा भैया? मेरे हिसाब से तो 18 के बाद आना चाहिए। और अगर एक 18 के बाद आएगा तो हम क्या लिखेंगे? आर्गन। मन किया तो यहाँ 18 दे देगा, नहीं मन किया तो छोड़ देगा 18। तो आर्गन कितना पीरियड में आ रहा? तीसरा में। तो जाहिर सी बात है इसके बाद जो भी शुरू होगा चौथा पीरियड में शुरू होगा, क्योंकि वो लास्ट ग्रुप में है ना। तो चौथा पीरियड के लिए क्या लिखेंगे? 4s। क्या लिखेंगे? 4s। क्या लिखेंगे? 4s। और 4s के बाद क्या आता है? 3d। 4s के बाद क्या आता है? 3d। जरा लिख दीजिए कितना है? 4s2 या 18 हो गया, 18 2 20 और 21 इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आप घर में बैठ के आराम से 1 से लेकर 30 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही साइड में। लेकिन मैं दो आपको बताने जा रहा हूं, दो। एक क्रोमियम का जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछना होगा भैया तो या तो क्रोमियम का पूछेगा या तो कॉपर का पूछेगा, या तो क्रोमियम या तो कॉपर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। 24 नंबर का और 29 नंबर का पूछेगा। कैसा पूछेगा? जरा इसको भर लीजिए, जरा इसको भर लीजिए, जरा इसको भर लीजिए। नॉर्मली लिखेंगे क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 हो जाएगा। जब चेक करेंगे यही होगा। 2 2 4 6 10 और यहां 10 20 और 4 24। जब चेक कीजिए, ये एक तरीका है। नॉर्मली अगर लिखते तो क्रोमियम को इस तरह लिखा जाता, नॉर्मली अगर लिखते तो क्रोमियम को इस तरह लिखा जाता, बट मैं पहले ही बता चुका हूं दिस इज एक्सेप्शन, दिस इज एक्सेप्शन। जरा ध्यान इधर रखिए, ये एक्सेप्शन है तो इसको तो ऐसा लिखा नहीं जाएगा। तो चेंज क्या होता है मास्टर? बताइए थोड़ा, चेंज क्या होता है? चेंज ये होता है कि 4s2 की जगह पर 4s1 होता है और 3d4 की जगह पर 3d5 होता है। अब 3d5 क्या होता है? 3d5 का मतलब हाफ फील्ड। 3d5 मतलब हाफ फील्ड। अभी बताता हूं मैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड किसको बोलते हैं। या नॉर्मली अगर इसको लिखना चाहें, या नॉर्मली अगर इसको लिखना चाहें क्या लिखेंगे? क्या लिखें? क्रोमियम किसके बाद आता है? क्या लगता है किसके बाद आएगा? क्रोमियम के एटॉमिक नंबर 24। 24 किसके बाद आएगा? 18 के बाद कि 36 के बाद? 18 के बाद आएगा। 18 के बाद। तो 18 के लिए हम क्या लिखेंगे? आर्गन। 18 के लिए हम क्या लिखेंगे? आर्गन। ठीक है। और उसका क्या आएगा? 4s। उसका क्या आएगा? 3d। जब चेक कीजिए, यहां तक तो 18 हो गया, यहां तक तो 18 हो गया। 18 और यहां पे 1 और यहां पे 5। 18 19 और 5 24। ये तरीका हो लिखने का। उसी तरीके से 29 नंबर में कॉपर आता है। ठीक है, 29 नंबर में क्या आता है? कॉपर आता है। कॉपर को जरा चेक करेंगे। नॉर्मली लिखेंगे क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9 ये लिखा है। नॉर्मल अगर लिखेंगे तो ये, बट भैया ये तो एक्सेप्शन है, ये तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहां जो 3d5 आ जाना था वो हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए एक्सेप्शन माना गया। सर यहां क्या चेंज है? यहां चेक, यहां पे जरा चेक कीजिएगा, यहां 4s2 ना होके 4s1 हो जाता, एक यहां 9 था यहां 10 हो जाता। इस तरीके से अगर इसका लिखना चाहिए 29 29 किसके बाद आएगा? 18 के बाद ही आएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आर्गन, जिसके लिए 18 यहां लिखा है। ठीक है, उसके बाद 4s और 3d, 4s1 3d10 ये आता है लास्ट में। पूछता है ये चीज, जरा ध्यान से सुनेंगे, ये चीज पूछता है, इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके से और मन करें तो सबको लिख के देख लीजिए। ये मैं होमवर्क में कर दे रहा हूं, कमेंट करके कर दे रहा हूं। कौन सा कमेंट कर दे रहा हूं? कमेंट। आप घर में इसको ट्राई करके एटॉमिक नंबर देख के, इसका तो 26 होता है, उसके बाद आप ट्राई करेंगे टाइटेनियम का 22 होता है। इस तरीके से आप ट्राई करते रहेंगे घर में इत्मीनान से। और उसका जिंक का होता है 30। इस तरीके से ट्राई कीजिए, आप आराम से हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हमने आज के लेक्चर को खत्म किया और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में पहला चैप्टर को निपटाया। अब सेकंड चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे सर? सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, और इससे प्रीवियस ईयर में और उसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि भैया आ गए हैं पढ़ाने वाले, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।